बहू हर समय मायके वालों को क्यों परेशान करना। क्या कहा मम्मी, भाभी ढोकले बनाने जा रही है तो बस बनते ही फटाफट पैक करके भिजवा दीजिएगा। आजकल मम्मी जी भी आई हुई हैं, उनको भी ढोकला बहुत पसंद है। नव्या ने ढोकला का नाम सुनते ही फटाफट अपनी मम्मी से भिजवाने की फरमाइश कर डाली। प्रीति को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी शांत बनी रही और थोड़ी ही देर बाद उसके पापा ढोकले का टिफिन लिए दरवाजे पर खड़े थे। ये तो प्रीति को और भी नागवार गुजरा, लेकिन शायद नव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो फटाफट 2 प्लेट में ढोकला निकाल कर ले आई और खाने में मशगूल हो गई। अब मरता क्या ना करता, प्रीति को भी खाने ही पड़े, क्योंकि कुछ भी बोलकर नव्या का मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। आखिर वो नव्या के पास आई ही कितने दिनों के लिए है। नव्या और सुमित की मनपसंद शादी थी और सुमित उसी शहर में नौकरी के कारण रहता था। वहीं कहीं पर उन दोनों की मुलाकात हुई और प्यार हो गया और फिर सुमित ने उससे शादी करने की बात कह डाली। प्रीति और गोपाल ने सहर्ष उनके प्यार की स्वीकृति दे दी, लेकिन प्रीति अपने पति और अपनी नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहती थी। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होने के कारण वो अपने बहू बेटे के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई गई। पति को बैंक से छुट्टी नहीं मिली तो वो साथ में नहीं आ पाए। खैर, अभी 1-2 दिन ही बीते थे कि नव्या ने सामने से ही अपनी मम्मी से चोखा बाटी की फरमाइश कर डाली। ठीक है बेटा, मैं बनाकर भेजती हूँ, सुशीला ने शांत होकर कहा। और हाँ मम्मी, थोड़ा ज़्यादा ही भेजिएगा, क्योंकि सुमित को बाटी चोखा दोबारा गर्म करके खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तो आप जानती हैं कि मम्मी जी भी आई हुई हैं, नव्या ने इठलाते हुए कहा। ठीक है बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं ज़्यादा ही भेज दूंगी। इतना कहकर सुशीला ने फ़ोन रख दिया। प्रीति को फिर से हरकत नव्या की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और शाम को उसके पापा बाटी चोखा लिए दरवाजे पर खड़े थे, क्योंकि नव्या का भाई नौकरी करता था और देर शाम को वापस आता था, इसीलिए हर सामान उसके पापा को लेकर आना पड़ता। क्या करूं मैं, अगर कुछ टोकती हूं तो नव्या को बुरा लगेगा और अगर नहीं टोकती हूं तो मुझको नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी प्रीति ने अपने मन को ना बोलने के लिए मना लिया। अभी 2-1 दिन और बीते, फिर नव्या ने किसी चीज़ की फरमाइश अपनी मम्मी से कर डाली। अब तो सचमुच प्रीति की सहन शक्ति के बाहर हो गया। नव्या रूठे तो रूठे, लेकिन उसने नव्या से बात करने की ठान ही ली। नव्या बेटा, मुझको तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्रीति ने बहुत हिम्मत करके कहा। हाँ मम्मी जी, बताइए क्या बात है, कुछ चाहिए आपको, कुछ मंगवाना है बाजार से या कोई और बात है? नव्या पास बैठते हुए बोली, क्योंकि नव्या अपनी सासू माँ से प्यार भी बहुत करती थी। उसको तो कभी प्रीति के अंदर सासपना दिखाई ही नहीं पड़ा, हर तरफ से आज़ाद ख्यालों की। नहीं नव्या बेटा, मुझको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि भगवान ने सब कुछ भर भर कर दिया और तुम लोग बिना मेरे कहे ही मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। लेकिन मुझको किसी और विषय पर बात करना है, प्रीति ने भूमिका बांधते हुए कहा। खुलकर बताइए मम्मी जी, इतना संकोच क्यों कर रही हैं आप? नव्या ने प्रीति का संकोच दूर करते हुए कहा। नव्या बेटा, तुम सचमुच बहुत समझदार हो, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो शायद तुमको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी कहूँगी ज़रूर, प्रीति ने सीधे साधे शब्दों में कहा। हाँ मम्मी जी बताइए, नव्या ने फिर से कहा। नव्या बेटा, जो तुम हर दूसरे तीसरे दिन मायके से फरमाइश कर के कुछ ना कुछ खाने पीने का मंगवाती रहती हो, वो मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर दूसरी बात तो और भी मुझको ख़राब लगती है कि तुम्हारे पापा बेचारे तुम्हारी हर फरमाइश पर दौड़े चले आते हैं, तुमको उनके बारे में भी सोचने का मन नहीं करता, प्रीति ने नव्या को समझाते हुए कहा। अरे मम्मी जी, उसमें कौन सी बात है, मेरी मम्मी और भाभी सब कुछ तो खुशी खुशी भेज देती हैं और पापा को बुरा नहीं लगता, नव्या थोड़ा लापरवाही से बोली। नव्या बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है और यही जब आदत बन जाती है और रोज़ रोज़ होने लगता है तो माँ ही क्यों ना हो,
खलने लगता है। और तुम्हारे तो भाभी भी हैं, माना कि तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन कल को अगर भाभी ने तुम्हारी मम्मी से कुछ टोक दिया तो क्या उनको अच्छा लगेगा? और पापा भी कोई कम उम्र के भी नहीं हैं, जरा उनके बारे में भी गंभीरता से सोचो, प्रीति ने चिंतित स्वर में कहा। आप कह तो सही रही हैं, मैंने तो इस बारे में कभी गंभीरता से सोचना ही नहीं चाहा। मैं तो यही सोचती थी कि वो मेरा मायका है और वहाँ की हर चीज़ पर मेरा पूरा हक है। लेकिन आपने मुझको सचेत करके बहुत अच्छा किया, वरना तो मैं हमेशा ही यही करती और जब कभी ठोकर लगती तो सचमुच बहुत बुरा लगता। नव्या की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। और फिर नव्या बेटा, तुम खुद हर चीज़ बना लेती हो तो इतना आलस क्यों? और जो चीज़ें नहीं बना पाती तो वो अपनी मम्मी से या मुझसे पूछकर बनाओ, हम दोनों सिखाएंगे उनको। और मुझको दोनों को ही अच्छा भी लगेगा कि तुम आगे बढ़कर सीखने का प्रयास कर रही हो। प्रीति ने गरम लोहा देखकर अपनी बात कह दी। सॉरी मम्मी जी, आपने मेरी सचमुच आंखें खोल दी। अगर मैं मम्मी से कहकर कुछ भी नहीं मंगवाऊंगी, बल्कि खुद सब कुछ अपने हाथों से ही बनाने का प्रयास करूंगी। नव्या ने सचमुच पछताते हुए कहा। आप मेरी मदद करेंगी ना? बिल्कुल। और फिर अभी तो मेरे स्कूल की 1 महीने की छुट्टियां हैं और पूरे 1 महीने मैं तुम्हारे पास रहने वाली हूँ। प्रीति ने नव्या के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा। थैंक यू मम्मी जी, नव्या बहुत खुश होकर बोली। कहानी फिर आज मेरी बहू रानी क्या बनाने जा रही है? प्रीति ने सिहाते हुए पूछा। मम्मी जी, आज मुझको दाल टिक्की दाल ढोकली बनाना सिखाइए, क्योंकि समीर को दाल टिक्की खाने का बड़ा मन कर रहा था और मुझको भी खानी है। नव्या ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। ठीक है, फिर तैयारी शुरू करो। और थोड़ी ही देर बाद प्रीति रसोई में नव्या को दाल टिक्की बनाना सिखा रही थी। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।